चैप्टर 3 स्टार्ट कर लिया था। चैप्टर 3 का नाम था ऑडिट, मतलब रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, है ना। तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था आपका ऑडिट रिस्क, है ना। ये है ऑडिट रिस्क। क्या है? रिस्क ऑफ ऑडिटर गिविंग इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? मटेरियली मिसस्टेटेड। यही मेन है। अब यहाँ जो कहानी दी हुई है पहली लाइन तो सेम ही है। ऐसे में रेप्यूटेशन भी ऑडिटर की डैमेज हो जाएगी और फिर उसके खिलाफ कार्यवाही भी आईसीआई भी कर लेगा और लीगल एक्शन भी उसके खिलाफ जो है वो हो सकता है। ये सब चीजें होने वाली है। समझ में आया क्या? क्लियर है ना? अच्छा, इस सब अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए ऑडिटर प्लान करेगा और परफॉर्म करेगा ऑडिट इस तरीके से कि ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल तक चला जाए। ऐसे 200 में भी यही लिखा हुआ आ रहा है समझ? ठीक है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये लिखे हुए कॉन्सिक्वेंसेस और ये लिखा है ऐसे 200 का रिक्वायरमेंट क्या है कि सफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट और ऑडिट एविडेंस ले लो तो रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। बिल्कुल परफेक्ट नोट्स हैं, 100% चीजें इसकी कवर की गई है। क्लियर? कुछ भी छूटा नहीं है, फालतू कंटेंट बस अवॉइड कर लिया। एक चीज एक्स्ट्रा है इसमें, कंसिडर फॉर एग्जांपल दैट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली बाय शोइंग fake revenues of sizable amounts in its financial statement. In such a case, financial statements are materially misstated. मतलब क्या बोल रहे हैं? अरे कर चुके थे ना कल, फालतू के रेवेन्यू दिखा रखे हैं। अरे समझ, अब ऐसे केस में ये प्रोबेबिलिटी कि ऑडिटर ओपिनियन गलत दे दे, इसको क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क, है ना। ऑडिटर के गलत ओपिनियन दे देने की जो पॉसिबिलिटी उसी को कहते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया जबकि बुक्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स थे। ऑडिटर ने क्या कर दिया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया जबकि बुक्स में क्या थे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना। चलो अब अपन बात करते हैं। अच्छा, तो ऑडिट रिस्क जो है इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। इसको ना ऐसे ये लिख लेना, AR इक्वल्स टू IR इंटू DR। इसमें एक और आएगा, IR के दो पार्ट है, उसमें CR भी आ जाएगा इंटू, है ना, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, है ना। इनहेरेंट रिस्क मतलब कि रोड क्रॉस करोगे तो मरने का डर तो रहेगा ही, भले ही 1% नहीं आया समझ। क्लियर है? डिटेक्शन रिस्क क्या है कि तुमने प्रोसीजर लगाया तब भी नहीं ढूंढ पाए, हेलमेट लगाए तब भी सर नहीं बचा, नहीं आया समझ। क्लियर है ना, ऐसा वाला। तो इस तरीके से एनालॉजी समझना ध्यान। हाँ, कि कंट्रोल्स अपन क्यों लगाते हैं कंट्रोल्स? अरे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही दिखे ना, कोई एंट्री रिकॉर्ड में से नहीं, मतलब जो जो असर्शंस हैं जो हम वेरीफाई करने जाते हैं एक्चुअली उन्हीं को इंश्योर करने के लिए क्या बनता है? इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद भी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे ना हो पाए, क्या होगा? समझ में आ रही है? कंट्रोल के इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। इनहेरेंट रिस्क का बेसिक डेफिनेशन ये है कि अज्यूमिंग देयर आर नो इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अज्यूमिंग देयर आर नो इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, ये क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है ना। ऐसे 200 states that the risk of material statement is the risk that the financial statement are materially stated prior to audit. ऑडिट करने से पहले तो है ही रिस्क, अरे समझ, ठीक है ना। It simply means there is a probability of frauds and errors in the financial statement before audit. Clear है? पॉइंट ये है कि खुद ही से है उसमें रिस्क, मतलब तुम यूं कह लो कि और नहीं है ना, तो AR इक्वल्स टू RMM इंटू DR।
ये आरएमएम दो चीजों से बनता है, आईआर और सीआर। इस बात का रिस्क की मटेरियल स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कुछ गलती होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसा दिख रहे हैं ट्रू एंड फेयर नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं। आया समझ में? बोलो, क्लियर है ना। वो क्या है, वो क्या है मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट्स जो है, कोई भी अमाउंट जो है वो नहीं दिख रहा। क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है, मतलब अमाउंट क्लासिफिकेशन, इसको रीड करो। हाँ, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अमाउंट दिख रहा है वो गलत है, जिस लेजर में डाला है वो गलत है। याद रखना, ये रिपीट होने वाले हैं। क्लासिफिकेशन समझ गए कि नहीं, गलत लेजर में डाला है। प्रेजेंटेशन मतलब जिस तरह से दिख रहा है। डिस्क्लोजर, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता रखी, आ रहा है समझ में, है ना। डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, है ना। डिफरेंस बिटवीन जो है और जो दिख रहा है, आ रहा है समझ में। एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, हमारे लिए एफआरएफ कौन सा है, शेड्यूल 3, आ रहा है समझ में। और एएस और एनडीएस जो भी एप्लीकेबल है, समझ गए क्या, है ना। तो मिस स्टेटमेंट क्यों हो सकते हैं, गलती से, जानबूझ के, समझ गए, है ना। याद रखना, ये अजर्शंस के हैं मेनली, यही तुम्हारे किस में काउंट हो जाएंगे, अजर्शंस में। अच्छा, मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल, अब ये बहुत कॉमन ही है, मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना। ठीक है, मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल देखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दिया, समझ में आ रहा है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर को में डिफरेंस है एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, क्लियर है। फिर गलत पॉलिसी सिलेक्ट करिए। एस्टिमेट में डिफरेंस, बच्चों एक चीज समझना थोड़ी सी, ऑडिट ये अज्यूम करता है कि आपका अकाउंटिंग नॉलेज थोड़ा सा है, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, है ना, कि अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात अकाउंटिंग में होती है बेसिकली, लेकिन वो एस्टिमेट जो है वो आपका गलत बना है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, तो वो क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट। इंटेंशनल बुकिंग ऑफ फेक एक्सपेंसेस, जानबूझ के क्या हो रहा है, फेक एक्सपेंस बुक हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। डेटर्स बढ़ा के दिखा रहे हो आप, इन्वेंट्री बढ़ा के या कम करके दिखा रहे हो, है ना। बैड डेट्स राइट ऑफ नहीं की, इन सब में क्या हो रहा है, गलत अकाउंट दिख रहा है, गलत अमाउंट दिख रहा है, मेनली तो यही है। नहीं आया समझ में, क्लियर है ना। अच्छा, रिस्क दो लेवल पर होता है, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर और एक इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में एग्जिस्टेड टू लेवल, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा assertion level for class of transaction account balance and disclosure, बोलो।
ये क्लियर है ना? मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पर क्या है प्रॉब्लम है, या इंडिविजुअल अकाउंट में प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी डिस्कशन हो रहा है ये सब रिपीट होने वाला है, समझ में आ रहा है? अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से। ठीक है। हाँ, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, डिटेक्शन रिस्क की बात सिर्फ इस चैप्टर में होगी, बाकी कंट्रोल रिस्क की भी होती है जनरली। चलो, तो फिर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि ऐसा मिस स्टेटमेंट या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैले हुए हैं और जो खूब सारे assumptions को अफेक्ट किए हुए हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब कुछ तो भी पूरे ओवरऑल लेवल पर गड़बड़ है। और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल का क्या मतलब है? ठीक है ना? ये असेस कैसे किए जाते हैं कि कितने हैं? असेस मतलब पता लगाना, ठीक है। आर असेस, अच्छा क्यों किए जाते हैं? आर असेस इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एंट्री ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अगर मुझे आरएमएम पता लग गया कि कितना है, ये लाइन लिख लेना, आरएमएम के हिसाब से एनटीई डिसाइड होता है। आप आरएमएम समझ रहे हो? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब पता है अभी तो पढ़ा कि कोई भी चीज गलत दिख रही है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब इतनी गलत दिख रही है कि फिर उसमें भरोसा नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही गलत दिख रही है। क्लियर है? और उसका रिस्क मतलब कि ये होने के चांसेस। अब मेरा पॉइंट समझना, ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, अगर आरएमएम आरएमएम का पता लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्यों? उसका ओपिनियन ही उस पर बेस्ड है। समझ में आ रही बात? अब आरएमएम में पता लगा रहा, मान लो आरएमएम है अच्छा खासा है, तो क्या हुआ? ज्यादा अच्छा, डिटेक्शन रिस्क क्या है? हम ढूंढे फिर भी ना मिले। आप ये बताओ, क्या आपके हाथ में है कि आरएमएम को कम कर दो? कौन हो? ऑडिटर? समझना है? क्या आपके हाथ में है कि आरएमएम को कम कर दो? बढ़िया, पता है। आरएमएम आपके हाथ में नहीं, क्योंकि आरएमएम मतलब कि बिना ऑडिट के कितनी गलती है उसमें। डिटेक्शन रिस्क क्या है? कि ढूंढने पर भी ना मिले। कम चेकिंग करोगे तो डिटेक्शन रिस्क क्या रहेगा? हाई। समझ में आ रहा है? और अगर क्या करोगे, ज्यादा चेकिंग करोगे तो डीआर क्या हो जाएगा? कम। तो ये ना एक फॉर्मूला सा बन जाता है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। तो पॉइंट ये है कि इसको आपको करना है नीचे, किसको? एआर को। कितने नीचे करना है? एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये एक्सेप्टेबली लो लेवल किससे तय होगा? मटीरियलिटी से, अपन देखेंगे। और आरएमएम आपके हाथ में नहीं। क्या आपके हाथ में है? डीआरआर। डीआरआर जितना कम होगा उतना एआर कम होगा। तो डीआर कम कैसे होगा? ज्यादा ऑडिट करो, जितना ज्यादा ऑडिट करोगे उतना डीआर क्या हो जाएगा? कम। उतना एआर क्या हो जाएगा? कम। तो हमको उतना डीआर को कम करना है ताकि एआर इतना कम हो जाए कि जो हमारा एक्सेप्टेबली लो लेवल से नीचे चला जाए। बोलिए क्या है क्लियर? बोलो बोलो बोलो। टेक्निकल हो जाए तो मुझे बता देना है, ठीक है? समझ गए? एक बार और बताते हैं। आप इसको ना उस नजर से देखो कि आप प्रैक्टिकली कहीं पर ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो
गलतियां तो होंगी। अब कितनी गलतियां हैं इसका एक जायजा ले सकते हैं अपन। तो हमको पता चला कि RMM होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रायर टू। अरे समझ। अच्छा, अगर गलतियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑडिट कर लूंगा तो गलतियां का रिस्क कम हो जाएगा। ऑडिट रिस्क क्या है कि मैं गलत ओपिनियन देता हूं। ऑडिट रिस्क बढ़ा हुआ है जब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट भी है, क्योंकि गलतियां तो हो ही सकती हैं। और डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये है कि जब तक चेकिंग नहीं की, तो खुद से जो गलतियां हैं और चेकिंग जब तक नहीं की है तब तक RMM भी हाई है, RMM भी हाई है और DR भी हाई है, जब तक चेकिंग नहीं की। मकसद है मेरा कि AR को इतना नीचे ले आऊं कि वो एक्सेप्टेबली लो लेवल आ जाए, ताकि मैं जो ओपिनियन दूं उसका बेस मेरा सही है। सिंपल शब्दों में मैं ज्यादा ऑडिट करूंगा तो ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। मैथमेटिकली ये बात कैसे हो? मैथमेटिकली आपके हाथ में है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये है कि आपने चेक किया और कुछ गलती ना रहे, सॉरी कुछ गलती रहे, उसको क्या बोलेंगे? रिस्क। तो आप चेक कर लो फिर भी कोई गलती ना रहे, आप चेक करो और गलती एकदम बहुत कम हो जाए, उसका रिस्क क्लियर। आपके चेक करने के बाद तो कोई गलती नहीं निकलती, तो डिटेक्शन रिस्क मतलब बहुत लो हो जाए। और सिंस डिटेक्शन रिस्क भी ऑडिट रिस्क को बढ़ावा देता है, डिटेक्शन रिस्क कम होगा तो ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा? कम। और डिटेक्शन रिस्क किसके कंट्रोल में है? ऑडिटर के। तो डिटेक्शन रिस्क किससे तय होता है? NTE से। NTE जितना ज्यादा होगा डिटेक्शन रिस्क उतना कम होगा, डिटेक्शन रिस्क जितना कम होगा ऑडिट रिस्क उतना कम होगा। समझ गए हो क्या? क्लियर है ना? चलो, अब RMM के कंपोनेंट्स दो हैं, IR और CR, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट, है ना? तो इसका मीनिंग क्या है? RMM का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटेड है बिफोर ऑडिट, किस कारण से? एरर या फ्रॉड के। मिस स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड आइटम एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। लेवल्स दो लेवल है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड ट्रांजैक्शन लेवल, ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। ये जो नोट्स बने हैं बहुत परफेक्ट है, मतलब समरी की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यही पढ़ने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, बोथ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क ये एंटिटी के रिस्क है, और ये इसका ऑडिट से लेना देना नहीं है, तो रिस्क है ही ना कि फाइनेंशियल्स गड़बड़ है। अरे समझ, इनहेरेंट रिस्क कम कैसे होगा? कंट्रोल लगा दो। कंट्रोल रिस्क कम कैसे होगा? बेहतर कंट्रोल लगा दो। अब समझना, इनहेरेंट रिस्क, सारे रिस्क क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गड़बड़ करते हैं। इनहेरेंट मतलब होता है कि, पॉइंट समझना, ठीक है? इनहेरेंट एक लिमिटेशन होती है ना कि भाई इंसान उड़ नहीं सकता, इनहेरेंट लिमिटेशन। हमारी बॉडी ऐसे नहीं, हमारे हाथ इतने बड़े नहीं, तो समझ में आ रहा है? तो दैट इज बेसिकली इनहेरेंट प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये रहता है कि भैया आप अकाउंटिंग करोगे तो गलती तो हो ही सकती है ना, अरे समझ, है ना? अब आप जितना अच्छा सिस्टम बना दोगे आपका इनहेरेंट रिस्क क्या होगा उतना कम, ठीक है? तो इनहेरेंट रिस्क क्यों है? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। तो चलो मैंने कंट्रोल लगा दिया। एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग जो जर्नल एंट्री वो गलत हो जाए। अब बताओ, जर्नल एंट्री गलत हो सकती है क्या? समझ में आ रहा है? ये कौन सा रिस्क हो गया? इनहेरेंट रिस्क। कम करें इसको, कम करें इनहेरेंट रिस्क को। तो मैनेजमेंट ने कहा कि जितनी जर्नल एंट्री करोगे, एक सीनियर हमने बिठा दिया, वो चेक करेगा। ये क्या लगा दिया हमने? कंट्रोल। हमने लगा दिया कंट्रोल किस पर? उस पर्टिकुलर प्रोसीजर पर। अब क्या है? अब ये रिस्क की
कंट्रोल सही चल रहा है। नहीं नहीं, इनहेरेंट, ये रिस्क जो इनहेरेंट रिस्क है वो क्या हो गया, कम। तो ये रिस्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बन जाएंगे, ये रिस्क क्या हो गया, कम। पर पूरी तरीके से जीरो हो गया क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी गलती कर सकता है। हो सकता है कि जो चेक कर रहा है वो गलती कर दे, हो सकता है कि वो कभी छुट्टी पे जाए तो और कुछ ट्रांजैक्शंस अप्रूव करवाने वाला अर्जेंट में, तो ये सब क्या रिस्क है, कंट्रोल रिस्क। इन दोनों रिस्क के कारण क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ हो सकते हैं। आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ऑडिटर जब चेक करेगा उसकी पकड़ में आ जाएगा। नहीं हो सकता नहीं पकड़ में आए, नहीं हो सकता नहीं पकड़ में आए इज व्हाट, डिटेक्शन रिस्क। क्या ये रिस्क कम हो सकता है, हाँ, ज्यादा कर लो चेकिंग, जितना ज्यादा चेकिंग करोगे उतना गलती निकलने के चांसेस कम है। समझ गए हो कि नहीं समझ गए? तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कौन इन्फ्लुएंस करता है बेटा, क्लाइंट। ये एंटिटी के रिस्क है और ये ऑडिटर इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये तो जो लफड़े हो सकते हैं वो तो हो ही सकते हैं ना, उसका क्या ही है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चालू हुआ, इनहेरेंट रिस्क। तो बिफोर कंसिडरिंग कंट्रोल्स, जितने चांसेस हैं, है ना, तो चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स बिफोर कंट्रोल्स। आ रहा है समझ, ठीक है ना। Before the consideration of related control as described in essay 200, there is always a risk before considering any existence of internal control कि भैया कुछ तो गलत हो ही जाए, नहीं आ रहा समझ, और वो रिस्क मटीरियल। इस रिस्क को क्या कहते हैं बेटा, इनहेरेंट रिस्क। पॉइंट समझो, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं फिर भी मेरे खून में ही कुछ है, समझ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि कुछ मेरी लिमिटेशंस है, वो मेरी इनहेरेंट लिमिटेशन है, मैं उसका क्या ही कर सकता हूँ, मैं उसके लिए कुछ कंट्रोल्स करा सकता हूँ। नहीं ऐसा क्लियर है, मैं लिमिटेशन से बता रहा हूँ आपको। रिस्क क्या हो गया, देखो इनहेरेंट रिस्क ये है कि खाना बनाओगे तो क्या हो सकता है, हाथ जल सकते हैं, समझ में आ रही है बात। उसके कंट्रोल्स क्या है कि जितने बर्तन बनाओ तो उनमें कुछ एक हैंडल दो तो आपका हाथ आग से दूर रहे, पर हाथ आग से दूर रहे तो भी तो हाथ जल सकता है ना। ये कौन सा रिस्क हो गया, कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है, खाना बनाओगे तो हाथ जल जाएगा, कंट्रोल क्या लगाया, बर्तन के हैंडल देती है, ये कंट्रोल हो गया। पर इस कंट्रोल के कारण हाथ नहीं जलेगा क्या, जल सकता है, वो कौन सा रिस्क हो गया, कंट्रोल रिस्क। जल गया पता नहीं लगा तो डिटेल में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है बढ़िया, आ रहा है समझ, क्लियर है। तो मैं मल्टीपल तरीके से बार बार सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बस जाए कि एग्जैक्टली आरएमएम और डीआर और एआर जो है वो किस तरीके से रिलेटेड, समझ गए हो, ठीक है ना। चलो फैक्टर्स, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इनहेरेंट रिस्क के जितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है एनवायरनमेंट, जितना टेक्नोलॉजिकल हो रहा है, उतना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बढ़ ही रहा है। असेसमेंट, हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर्स लगा करके क्या चेक कर सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क। पर ये सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर वो सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है जो हम मेन ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, लेकिन ठीक है, आ रहा है समझ, ठीक है ना। अच्छा चलो, इनहेरेंट रिस्क इज हायर फॉर सम assertions and related class of transaction than for others। कुछ का इनहेरेंट रिस्क बहुत हाई होता है, जैसे सेल्स की गड़बड़ होने का और एक्सपेंसेस की गड़बड़ होने में, इन दोनों में किसके गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होंगे, बताओ। सेल्स और एक्सपेंसेस में किसके गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होंगे, सेल्स। क्यों, वो पूछ रहा है सेल्स और किस, सेल्स और एक्सपेंसेस के बीच में किसमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको।
बहुत बढ़िया, ये अच्छा आंसर है, लेकिन बिना इसके भी बता सकते हो। सेल्स क्यों? कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। देखो इसमें इनहेरेंट बाहर रिस्क जाके पता नहीं कर सकते हैं कि कौन रियल ट्रेडर है। नहीं, ये वाला नहीं है। इनहेरेंट रिस्क इसमें ज्यादा इसलिए क्योंकि मतलब हाँ, सब रीजन हो सकते हैं, कोई भी किसी भी रीजन को, किसी भी लॉजिकल रीजन को मैं डिनाई नहीं कर सकता। अरे समझ में, मैं अपना वाला रीजन तुमको बताता हूँ जो बुक में जैसे कंसिडर्ड है कि अगर मान लो कि मैनेजमेंट को जनरली फ्रॉड या वो सब कुछ करना होता है ना, तो वो किसको पकड़ते हैं? सेल्स। अरे सेल्स, क्योंकि सेल्स मैनिपुलेट कर लोगे तो आपका प्रॉफिट सीधे सीधे बढ़ जाए। इसलिए सेल्स में क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है बजाय एक्सपेंसेस। आप नॉर्मली नोटिस करेंगे जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंसेस में कोई ऐसा खास रिस्क जो है वो नहीं होता, उसमें होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट कम निकाला तो फिर वो एक्सपेंस को करेंगे ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई तो क्या बेटा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई, उनको तो शेयर्स मार्केट में है नहीं उनके, तो एक्सपेंसेस से भी मैनिपुलेट कर देखो क्या है कि प्राइवेट कंपनी क्या चाहते नहीं है कि उसकी वर्थ बढ़े? चाहते हैं कभी टैक्स बचाना जिनका टैक्स, ये कंपनीज एक्ट का ऑडिट है। हम लोग जो बाय डिफॉल्ट लेकर के चल रहे हैं ना अपना सिनेरियो, वो किसका लेकर के चलेंगे? कंपनीज एक्ट वाले ऑडिट का। तो टैक्स एक पॉइंट रहेगा हमारे पास, पर जनरली हम उस पॉइंट को नकारते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑडिटर मेनली कहां से गवर्न हो रहा है? ऑडिट जो है वो मेनली किससे गवर्न हो रहा है? कंपनीज एक्ट। स्टैंडर्ड्स भी जो है उनका रेफरेंस कहां पर है? कंपनीज एक्ट में। बोलो ये क्लियर? समझ गए इस बात को, है ना? चलो, तो फॉर एग्जाम्पल इट मे बी हायर फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर ने असेस किया, पता लगाया, और उसको लग रहा है कि हायर है या उसको लग रहा है कि लोअर है रिस्क, समझ रहा है, पर्टिकुलर कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? अच्छा, ये समझ गए ना कि इनहेरेंट रिस्क जो है वो किसी किसी अकाउंट के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम। जरूरी नहीं कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एक साथ। अच्छा, ऑडिटर में असेस द इनहेरेंट रिस्क ऑफ टू डिफरेंट assertions as lower while recognizing that one assertion has less inherent risk than other, although both have been assessed as lower. इतनी डेप्थ में जाकर के प्रैक्टिकल नहीं होता है ऑडिट। अरे सर, ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ में एकदम चले गए हैं। एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन में हो सकता है ऐसे, एग्जिस्टेंस में अरे नहीं, बहुत रेयर चांस है ना। वो कह रहा है कि भैया देखो, एक assertion में इनहेरेंट रिस्क कम है, दूसरे में इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। मतलब एंट्री गलत होने के चांसेस तो उतने नहीं है, लेकिन असेट हो ही ना इस बात के चांसेस ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं, या वैसे वर्षा हो सकता है कि असेट हो ही ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर चांसेस किस बात के हैं कि एंट्री गलत होगी, क्लासिफिकेशन गलत होगी। जैसे मान लो कि इन लोगों ने अकाउंटेंट अच्छा नहीं रख रखा, समझ में आ रहा है, तो मेरा रिकॉर्डिंग का जो वो है, रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन का जो क्लासिफिकेशन मतलब सही लेजर में जाए, इसका रिस्क इनहेरेंट क्या हो गया? ज्यादा। समझ में आ रहा है? बट जो असेट उसने रिकॉर्ड किया वो हो ही ना, इसका रिस्क क्या है? नहीं आया समझ? अलग अलग हो सकते हैं, है ना? या टोटल में, टोटलिटी में अपन ने बोला कि नहीं, ओवरऑल रिस्क तो कम है। It is important to consider reason for each identified inherent risk, even if the risk is lower. अब देखो समझना, बहुत थोड़े से चांसेस हैं कि असेट इनके पास ना हो। क्यों? सामने देखेगा। ऑडिटर पूछेगा क्यों, थोड़ा सा रिस्क क्यों है? नहीं आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? सुनना ध्यान से। ऑडिटर बोल रहा है कि भाई क्यों भाई, कितना रिस्क है तुम्हारे यहाँ कि एसेट तुम्हारी बुक्स में दिख रहा है और हो ही ना? कह रहा है बहुत थोड़ा है। वो बहुत थोड़ा तो ठीक है, लेकिन क्या रीजन है?
समझ रहे हैं? ऑडिटर रीजन का पता लगाएगा कि किस कारण से ये थोड़ा बहुत सा रिस्क है। मान लो कि रीजन ये है कि बीच में एक बंदा जॉब छोड़ के चला गया था, फिर कुछ दिन बाद दूसरे ने ज्वाइन किया इस कारण से, तो ऑडिटर कितना चिंता करेगा? ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि थोड़े से एसेट गड़बड़ हो सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट की इच्छा है कि एसेट ज्यादा दिखे। आप पॉइंट समझ रहे? 1 लाख के फिक्स एसेट है, 1% का रिस्क है। ये 1% का रिस्क क्यों है? क्योंकि एक बंदा जॉब छोड़ के गया था, क्योंकि मैनेजमेंट चोर है। एज एन ऑडिटर क्या लुकआउट है आपका? अब मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको पता लग रही है, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे? तो नहीं, इनहेरेंट लिमिटेशन तो है ही ना दोनों। नहीं, उसमें तो सेकंड वाले में उनका इंटेंशन नहीं है ना कि उनको मिस्टेक करना ही है। वो तो हाँ, गलत है तो वो inherent तो मतलब। गलत है ही, लेकिन फर्स्ट वाले में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेचर एंटी उसमें काउंट हुआ इसमें ज्यादा। किसमें? सेकंड वाले में ज्यादा पहले था। समझ में आ रहा है? यही ये मेन बात है जो अपन लोग कर रहे हैं। एंटी किसमें ज्यादा होगा? समझ रहे हो? मान लो 10,000 का रिस्क है दो, लेकिन रीजन ने सारा खेल चेंज कर दिया। जब किसी बंदे ने जॉब चेंज करी थी तो वो कोई रिस्क ऑफ वैसा नहीं था कि अरे हाँ चलो ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, कितने की गलती आई, 1% करे। लेकिन यहाँ बोल रहे थोड़े बहुत असेट, तो अब मेरे को लगा कि ये क्या थोड़े मोड़े, ये तो बहुत ज्यादा ही हो सकते हैं, कोई भरोसा थोड़ी है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर रीजन फॉर इनहेरेंट रिस्क। ठीक है? वो सब चीजें आ जाएंगी ऐसे इसमें कवर। ठीक है, अगर रिस्क लोअर है तो भी रीजन बहुत जरूरी है। क्लियर है? व्हेन ऑडिटर टेस्ट ऑफ डिजाइन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो रीजन को कंसिडर करना जरूरी है। जब आप क्या कर रहे हो, ये है आपके ऑडिट प्रोसीजर्स बच्चों, ये क्या है आपके ऑडिट प्रोसीजर्स, यही है एपी। इसी का इंटी डिसाइड होता है। मतलब अब जब बोलेंगे ना इंटी बढ़ गया, तो यही दोनों प्रोसीजर के नंबर बढ़ गए। मतलब क्लियर है? एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू द बिजनेस रिस्क may also influence inherent risk। मतलब क्या बोल रहे हैं? बिजनेस में रिस्क है, तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस बंद हो जाने का रिस्क। और हम अभी कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं? जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाए। तो बिजनेस बंद हो जाने का रिस्क अपने आप ही कौन सा रिस्क बढ़ा देता है? ऑडिट रिस्क। क्योंकि बिजनेस बंद होने का रिस्क है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मिस स्टेटमेंट का रिस्क जो है वो बढ़ जाए। समझ गए? मैनेजमेंट के पास ज्यादा इंसेंटिव है कि गलत दिखा दे। बिजनेस बंद होने वाला है यार, सेल हुई नहीं है, दिखानी तो पड़ेगी। आ रहा है समझ? क्लियर? पेट भरा रहता है तो चोरी उतनी नहीं होती। नहीं आया समझ में? अरे यार डायलॉग दे रहा हूँ भाई, मूवी वूवी समझ रहा है? अरे कि जिस इंसान के पास खाने पीने के लिए नहीं है, वो चोरी करने के लिए उसके चांसेस ज्यादा है, बजाय उसके कि जिसके पास सब रिसोर्सेज हैं। नहीं आया समझ में? इनहेरेंट रिस्क उसका ज्यादा हो गया ना। नहीं आया समझ में? है ना? सर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स यही है। ये फर्दर क्या, यही तो है ऑडिट प्रोसीजर्स। आरएडी और एफएडी। हाँ ये पहले होता है, ठीक है। अगर तुम उस हिसाब से फर्दर बोल रहे हो तो हाँ, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है ना?
फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कारण एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? फैक्टर्स इन द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट में आल्सो इन्फ्लुएंस द इनहेरेंट रिस्क रिलेटेड टू स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मशीन भी क्या हो गई? बेकार हो गई, और वो फिक्स रेट में दिख रही है, जबकि उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम। तो वैल्यूएशन का जो अजम्पशन है वो आपका हिट हो गया। इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो क्या हो, जितनी दिख रही है उतनी नहीं होगी, ऑब्सोलीट हो गई ना। इसका मतलब इनहेरेंट रिस्क आपका बढ़ गया। बिजनेस रिस्क हुआ ना, प्रोडक्ट बंद होना तो बिजनेस रिस्क, लेकिन प्रोडक्ट बंद होना क्या है? बिजनेस रिस्क, बट इसके कारण क्या राइज हो गया? ऑडिट रिस्क। आया समझ? तो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनहेरेंट रिस्क, ठीक है ना। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो गाइडेंस दे रहा है किसी कॉम्प्लेक्स इशू पे, पर मैनेजमेंट में सीए नहीं है, तो चांसेस क्या हो गए कि निभा ही नहीं पाए। नहीं आया समझ? अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स होगा तो निभा ही नहीं पाया। क्यों नहीं निभा पाए? चोर नहीं, बेवकूफ है। आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर्स इन एन इंडस्ट्री, देयरफॉर assertions in financial statement of entity operating in such industry carry an inherent risk of being misstated. बोले तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, जैसे आईटी रिलेटेड नहीं होते 2008 में, सत्यम का फ्रॉड क्यों हुआ? बाकी कंपनी अच्छा कर रही थी, सत्यम के पास नहीं था रेवेन्यू। या ईयर 2000 के शुरू में जब डॉट कॉम बबल आया था, तब हो सकता था ना कि सब बंद हो रही है तो तुम्हारी कैसे चल रही है। चांसेस हो सकते हैं ना मटेरियल स्टेटमेंट के। ये आपका हो गया पूरा इनहेरेंट रिस्क। क्लियर है ना? अब आया कंट्रोल रिस्क। तो व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? ये वो रिस्क कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्या नहीं कर पाएगा। तुम अब एक काम करो, पता है, तुम फॉलो करो जो मैंने दिए हैं, और उसमें इंक्लूड करते जाओ वो डिस्कशन जो तुम्हारा, उसमें तुम्हारा मेन बुक जो है वो ये बन जाए जो नोट्स मैंने दिए, और तुम इसमें लिखते जाओ जो मॉड्यूल का कंटेंट है। मैं चाह रहा हूं कि तुमको दोबारा मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझ गया है ना? चलो, तो फिर क्या है? इनवर्स रिलेशन, है ना? मतलब इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद भी वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रोक ना पाए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अपन एक डिस्कशन इसका भी करते हैं कि कंट्रोल्स काय के लिए होते हैं। प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। अरे समझ, अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अगर कोई कोई गलती ना हो, प्रिवेंटिव कंट्रोल। कोई गलती हो जाए तो पता लग जाए, डिटेक्टिव कंट्रोल। और कोई गलती अगर पता लग जाए तो वो करेक्ट हो जाए, ये क्या है? करेक्टिव कंट्रोल। जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि वही सीसीटीवी कैमरा कौन सा कंट्रोल है? बेसिकली डिटेक्टिव है, लेकिन प्रिवेंटिव भी है। वो बहुत ही सही समझ गया ना इसको? क्यों प्रिवेंटिव क्यों है? क्योंकि अगर किसी को पता है कि कैमरा लगा है तो वो चोरी नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब अपन थोड़े से इंटरनल कंट्रोल उसी बात करते हैं। अगर मान लो कि आपकी सारी इन्वेंट्री जो है वो रिकॉर्ड होती है, या एक गेट कीपर है, कोई भी इन्वेंट्री की मूवमेंट आती है तो वो रिकॉर्डेड होती है। अरे सर, ये कैसा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव। क्यों? जहां स्टोर रखा है ना, जहां स्टोर से जहां इन्वेंट्री रखते हैं,
वहां गेट कीपर लगा हुआ है जो कि हर आने जाने वाली इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करता है। ये कौन से टाइप का हो गया? प्रिवेंटिव। क्यों? चोरी होने से रोकेगा। ऑफिस में एक बंदा है जो कि फिजिकल काउंट और स्टोर से आने वाले रिकॉर्ड को क्या करता है? मिलाता है। उसका रेगुलर काम है। ये कौन सा कंट्रोल हो गया? क्या हो गया? डिटेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? या तो मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ, या तो तुम लोग का दिमाग बहुत अच्छा है। अरे मेरे को इतनी जल्दी समझ में नहीं आते थे, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव में तो फंस जाता था। अरे समझ में? ठीक है। ये नंबर वाइज पूछ क्या? सीक्वेंस में नहीं, मैं सीक्वेंस में नहीं पूछ रहा था, मैं रैंडम था, मतलब अब वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस हो गया। अरे ठीक है ना? मैंने सोचा नहीं था कि मैं डिटेक्टिव बनाऊंगा, मैंने सिर्फ एक कंट्रोल सोचा और फिर ऑटोमेटिकली फिर हमने देखा कि वो कौन सा टाइप का है। खैर, है ना? लेकिन हाँ, करेक्टिव के पर्टिकुलरली अपन बना सकते हैं, जैसे कि जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो चेक होंगे एक सीए के द्वारा, फिर ही अप्रूव होंगे। ये कौन से हो गए? ये डिटेक्टिव भी है और करेक्टिव भी है, कि गलती पता लग जाएगी और फिर सुधर भी जाएंगे। आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है ना? चलो, जैसे ना बैंक के कंट्रोल्स बहुत वो है। सोचो एटीएम क्या है? एटीएम नहीं, कंट्रोल क्या? एटीएम क्या है? कैश डिस्बर्सिंग मशीन। हमारे सामने एटीएम मशीन का कॉन्सेप्ट आया था। तुम इमेजिन करो, तुमने तो बचपन से देखे हैं ना, समझ रहे? जब हमको पहली बार पता चला था, ठीक है, समझो, पैसे बैंक से कैसे निकलते थे पहले? क्या बैंक जाओगे, फॉर्म भरोगे, पासबुक पासबुक दिखाओगे, लॉकर खोलेगा अपना, या जो भी हो, ऐसे ऐसे अपन पिक्चर पिक्चर में ऐसे देखते हैं ना, बढ़िया से लॉक रहता है ना, पूरी पूरा ऐसा दरवाजा रहता है, तो चांस ही नहीं। और फिर एक दिन पता चल रहा है कि एक दुकान टाइप रहेगी कांच की, जो 24 घंटे खुली रहेगी। वहां एक मशीन होगी जिसमें कि कैश रखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति खुद जाएगा, कार्ड से कैश निकालेगा। सबसे पहला थॉट क्या आता है कि रात को समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहला थॉट जो आ रहा है आपको, वो इनहेरेंट रिस्क है। इसके लिए कंट्रोल करना है क्या? नहीं, हाँ मतलब बिल्कुल सही, लेकिन क्या कंट्रोल करना है? ये तो बहुत ही बड़ा ही वाला तुमने रख दिया कंट्रोल, लेकिन ठीक है, वो ऐसे अटैच रहेगा दीवार से कि निकल नहीं सकता। बट उसमें भी रिस्क है, कोई बुलडोजर ही लेके आ रहा है ना, जेसीबी लेके आ गया तो 5,000 तो मिलती किराए से। आ रहा है? ठीक है ना? तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, उसमें तुम नंबर ऑफ कंट्रोल्स एक बार इमेजिन करो। ठीक है, कि किसी ने कार्ड लगाया, फिर पैसे कट गए, पैसे नहीं आया था। सोचो उसके तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स कितने हो। मशीन कैसे पहचान रही है कि ये 500 का नोट है और ये 100 का नोट है और ये 200 का नोट है? आप इमेजिन करो कि किस लेवल के कंट्रोल्स जो है वो लगाए हुए हैं, किस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग की होगी कि 500 का नोट है तो ये चीजें चेक कर लें। वो चीजें अगर रिपीट हो गई तो वो मशीन है भाई, वो तो दूसरे नोट को ही 500 को बोलने लग जाएगी। कितनी उसमें चेकिंग की गई होगी। समझ में आ रही है बात? फिर एक एरोप्लेन उड़ते समय कितने कंट्रोल्स लगाते हो, कितने लोगों की जान उसमें आ जाती है, मतलब रिस्क पे रहती है। समझ में आ रहा है? उसमें इतने कंट्रोल्स लगाए जाते हैं ना कि उसमें सिक्स सिग्मा लगाया जाता है। सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट पता क्या है? 10 लाख में एक गलती। अरे सर जी, और डेली बेसिस पे कितनी फ्लाइट उड़ती हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, आप एक बार इमेजिन करो। ठीक है? क्लियर है? चलो खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि
अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, वो कंट्रोल भी अपना काम ना कर पाए, ये क्या है? कंट्रोल रिस्क। रिस्क हम लोग मटेरियल स्टेटमेंट का ही देख रहे हैं, जेनरिक रिस्क नहीं देख रहे हैं कि बिजनेस में क्या क्या हो सकता है। हम लोग मेनली कौन सा रिस्क देख रहे हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोलो, समझ में आ रही है ये वाली बात? क्लियर है ना? हाई एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल लीड्स टू लो कंट्रोल रिस्क एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना अच्छा कंट्रोल उतना कंट्रोल रिस्क कम। सिंपल है ना? अच्छा, इनएफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल होगा तो हो सकता है कि वो मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट डिटेक्ट करे ना कर पाए। बोलो, ये क्लियर है ना? तो ये इसी चीज की समरी है। तो आप मतलब इसमें कुछ ऐसा खास अलग सा नहीं है जो कि रह गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको रीड कर लेना आप लोग। समझ गए होना इससे कि नहीं समझे, है ना? अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या है कि एंटिटी ने कंट्रोल लगाया कि ये कैश और चेकबुक जो है should be kept in a locked safe and access is granted to authorized personnel only. There is a risk that control is not being followed. मतलब लॉक में नहीं रख रहे हैं ना, कंट्रोल इज नॉट बीइंग फॉलोड। नहीं आया समझ में कि आप सेफ कीपिंग में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा रिस्क हो गया? कंट्रोल रिस्क, कि कंट्रोल निभाया ही नहीं जा रहा। दूसरा, कंपनी ने कंट्रोल लगाया फायर एक्सटिंग्विशर और स्मोक डिटेक्टर, ठीक है ना, ताकि आग से गलती कर। अब ये मिसस्टेटमेंट के नहीं है, ये बहुत जेनरिक है, नहीं आया समझ में, है ना? लेकिन आप समझ तो जाओगे कि कंट्रोल का काम क्या होता है जनरली, है ना? रिस्क क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो गए और रिफिल नहीं हुए। समझ गए क्या? है ना? स्मोक डिटेक्टर में स्मोक चला गया तो बंद पड़ गए, और ऐसा नहीं, कुछ भी, मतलब ठीक है। और हमने कंट्रोल लगाया कि ये छोटे मोटे कैश के आइटम्स जो होते हैं, है ना, मतलब 10,000 से कम वाले, वो इम्प्रेस सिस्टम से जाए। हो सकता है कि 5-5 रुपए के भी मेन कैश बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। हम पिटी कैश का सिस्टम इसलिए रखते हैं मेन कैश बुक बल्कि ना हो जाए जबरदस्ती। पर अगर ये कंट्रोल फॉलो नहीं किया तो मेन कैश बुक जबरदस्ती की एंट्री संभाले पड़ा, नहीं आया समझ में? क्लियर नहीं? नहीं, एग्जाम्पल हो गया। चलो अब हम बात करेंगे डिटेक्शन रिस्क की, है ना? तो देखो बेटा, डिटेक्शन रिस्क मतलब ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया। डिटेक्शन रिस्क मतलब कि ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया। मिस स्टेटमेंट तो थे, मिस स्टेटमेंट तो रहते ही हैं क्योंकि आरएमएम है, नहीं आया समझ? क्लियर है ना? कुछ तो गलती होगी ना, ठीक है? तो ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया, मे नॉट डिटेक्ट, है ना? ऐसे 200 में भी यही लिखा हुआ है। इन्फ्लुएंस, ऑडिटर के हाथ में क्या है? सिर्फ डिटेक्शन रिस्क। आईआरसीआर तो उसके हाथ में है नहीं ना, वो तो एंटिटी के हाथ में है। ये सबसे मेन बातें हैं, समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना? अच्छा, डिटेक्शन रिस्क में दो तरीके के रिस्क हैं। क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्यों नहीं ढूंढ पाए? कम सैंपल ली इसलिए नहीं ढूंढ पाए। ये कौन सा रिस्क हो गया? सैंपलिंग रिस्क। लिख लो, इसमें थोड़ा टेक्निकली लिखा हुआ है ना, है ना? कम सैंपल लिए इसीलिए मिस स्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाए।
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो रिस्क की सैंपल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, किसका, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन मतलब एग्जांपल ले लो, एक लेजर में जितनी एंट्रीज हो वो पॉपुलेशन की। हम चाह रहे हैं कि कुछ सैंपल्स चेक करें जिससे अगर मान लो कि हमने 100 एंट्रीज थी, हमने 5 ली, वो 5 अगर पूरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो दैट बिकम्स अवर सैम्पलिंग रिस्क। हमने 5 चेक करके किसके बारे में अंदाजा लगाया, पूरे 100 के बारे में, बट वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरी पॉपुलेशन के। जैसे मान लो कि मुझे फर्नीचर चेक करना है, सही है या नहीं, तो मैंने 4-5 ऐसी रैंडम चेक कर ली, ये हो गया सैंपल, अरे सर, और 5 चेक करके मैंने बोला अरे हाँ सही है सर। यही करता है ऑडिटर, क्लियर है। सैम्पलिंग रिस्क क्या है, 5 चेक करोगे और गलती है और वो 5 में नहीं पकड़ पाए, तो ये कौन सा हो गया, सैम्पलिंग रिस्क। ये लाइन पे लिख लो, सैम्पलिंग बढ़ाकर सैम्पलिंग रिस्क को कम कर सकते हैं, सैंपल्स बढ़ा करके, है ना, सैम्पलिंग रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क एक ऐसा रिस्क है मिस स्टेटमेंट का कि भैया आप सैंपल बढ़ा भी लो तो भी ये रिस्क आपको, ये रिस्क रहेगा कि इस चीज के कारण मिस स्टेटमेंट है, समझना। किसी ने बोला इस क्लास की डेस्क चेक कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है। सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि मेरे सैंपल में नहीं आया जो गड़बड़ था, अरे सर, अब मान लो कि यहाँ की 2 टेबल ऊपर रखी हुई थी, अरे सर, उनमें से एक गड़बड़ थी या दोनों गड़बड़ थी, अरे सर, तो जब मैं यहाँ चेक करूंगा, मैंने 5 के 10 सैंपल कर लिए, तो भी मुझे पता नहीं लग पाएगा क्या कि कितना मिस स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि वो टेबल तो है ही नहीं ना यहाँ पर। आप सैंपल बढ़ा लो तो भी नहीं पता लग पाएगा। अकाउंटिंग में इसका एग्जांपल दूं तो ओमिशन, इसका मतलब जो एंट्री करना भूल गए उसको सैंपल बढ़ा करके कहां से आप चेक कर लो, उसके कारण भी तो है ना मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट उसके कारण भी है, बट वो सैंपलिंग रिस्क नहीं है, वो नॉन सैंपलिंग रिस्क है। नहीं आया समझ, सैंपलिंग रिस्क को सैंपल बढ़ा के कम कर सकते हो, नॉन सैंपलिंग रिस्क को सैंपल बढ़ा के थोड़ी कम कर लोगे। बताओ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। Auditor misinterprets evidence due to lack of experience। एग्जाम्पल हो गया, मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको, ओमिशन। कौन सा वाला, जो बुक का दिया है, मेरा वाला समझ में आ गया, लिख लो उसको, है ना, ओमिशन ऑफ एंट्री, ठीक है। हाँ, अच्छा, ऑडिटर ने एविडेंस मिस इंटरप्रेट किया क्योंकि बेवकूफ है, तो बढ़ा ले सैंपल, सारे सैंपल वैसे ही गधे पन्ने में चेक करेगा, इसका नंबर ऑफ सैंपल से क्या लेना देना, ये तो नॉन सैंपलिंग रिस्क है ना, कि ऑडिटर ढूंढ नहीं पा रहा। नहीं आया समझ में, कर लो ज्यादा चेक, ज्यादा में भी क्या ही चेक कर रहे हो, बन ही नहीं रहा ना चेक करते। नहीं आया समझ में, बोलो ये क्लियर है क्या, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
डिटेक्शन रिस्क को कैसे करोगे एड्रेस? बोलो। तो ऑडिटर जो है वो डिटेक्शन रिस्क को क्या कर सकता है, कम कर सकता है बाय इंक्रीजिंग एनटीई। ऑडिटर क्या करेगा, एनटीई बढ़ाएगा और क्या हो जाएगा, डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। बोलो, ये क्लियर है ना? तरीके के चेकिंग के एरियाज तो ज्यादा एस्पेक्ट कवर करो, सैंपल ज्यादा निकालो और एक्सपीरियंस टीम मेंबर हायर करो। नहीं आया समझ में बेटा? ये इतनी बड़ी चीज है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ तुमको। ये नोट्स जो है तुम्हारे बहुत ज्यादा काम का है। क्लियर है? ठीक है, पूरा मॉड्यूल का कवरेज और सबसे मेन पॉइंट्स कवर है, सबसे मेन मतलब जो मेन जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उसी हिसाब से बनेंगे पूरे। तो डिटेक्शन ये है, फॉर एग्जांपल ऑडिटर जो है वो कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर यूज करता है, ठीक है, of obtaining audit evidence and reducing audit risk, but still ये रिस्क रह जाता है कि ऑडिटर के प्रोसीजर जो है मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर पाए, विच बाय नेचर इज मटीरियल। ऐसे रिस्क को क्या कहा जाता है, डिटेक्शन रिस्क। ये डेफिनेशन है डिटेक्शन रिस्क की। समझ रहे कि ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर लगाए, समझ रहे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन फिर भी इस बात का रिस्क रह गया कि ऑडिटर उसमें से स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया। यही क्या है, डिटेक्शन रिस्क। ठीक है ना? डिटेक्शन रिस्क में दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक का नाम है सैम्पलिंग और एक का नाम है नॉन सैम्पलिंग। ठीक है ना? कि ऑडिटर जो कंक्लूजन सैंपल के बेस पे बना रहा है, अगर वो पूरी पॉपुलेशन चेक करे तो उसका ओपिनियन कुछ और होगा। ये भाषा का चेंज है, मतलब बस यहाँ पर जो बताया ना वही है, सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहाँ क्या लिखा है कि उसमें जो प्रोसीजर सैंपल पे लगा है वही प्रोसीजर अगर पॉपुलेशन पे लगाता तो सैंपल पर बनाकर लगा करके उसने जो कंक्लूजन निकाला है वो कंक्लूजन उस कंक्लूजन से अलग होता, जो अगर मान लो कि वो पॉपुलेशन पे वही प्रोसीजर लगाता तो आता। फिर से बोलो। अरे अरे मतलब उसमें यही थे बट ना, मतलब पॉइंट है कि अगर मैं पूरे चेक करता तो मुझे 4 मिस स्टेटमेंट मिलते। अरे समझ, ये होता रियल कंट्रीब्यूशन। बट मैंने जो भी प्रोसीजर लगाया वो सिर्फ सैंपल पे लगाया। सैंपल में मैंने जब 5 चेक किए तो मुझे एक भी मिस स्टेटमेंट नहीं मिला। तो वो प्रोसीजर जो मैंने सैंपल पे लगाया उससे कंक्लूजन निकाला नो मिस स्टेटमेंट। वही प्रोसीजर पूरे पे लगाता तो निकलता कि 4 मिस स्टेटमेंट। तो ये मिसमैच हो गया ना, क्योंकि मेरा सैंपल कम था। यही है सैम्पलिंग रिस्क। समझ गए? ये आपने वही बोला। अरे मैंने आसान शब्दों में बोला ना, मतलब मैं वो सेम शब्द यूज करूं तो वो ऐसा है कि जो प्रोसीजर मैं सैंपल पे लगा रहा हूँ और कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, वही प्रोसीजर अगर मैं पूरी पॉपुलेशन के लगा के कंक्लूजन निकालूं तो मेरा वो दोनों कंक्लूजन के बीच में जो अगर डिफरेंस ज्यादा बड़ा है तो वही मेरा सैम्पलिंग रिस्क है। मतलब कि आ गया समझ में? ठीक है ना? नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? हाँ देखो, इट सिंपली मींस, ये पहले सैम्पलिंग वाला कि सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव। नॉन सैम्पलिंग की ऑडिटर का कंक्लूजन एरनियस है और इसका सैंपल साइज से कोई लेना देना नहीं है। अरे सर, या इसका सैम्पलिंग रिस्क से लेना देना नहीं। सैम्पलिंग रिस्क आपका खत्म हो जाएगा अगर आपने सारे चेकिंग चालू कर दी तो। सैम्पलिंग रिस्क का बेसिक वही है कि कुछ जो छोड़ रहा है उसमें गलती हो सकती है। दैट इज सैम्पलिंग रिस्क दैट टू डिटेक्शन रिस्क ढूंढ पाए। देखो
आ रहा है समझ? ऑडिटर ने अपनी प्रोसीजर लगा दी फिर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, ये क्या है? डिटेक्शन रिस्क। क्यों है डिटेक्शन रिस्क? क्योंकि सैंपलिंग रिस्क है, क्योंकि नॉन सैंपलिंग रिस्क है। आ रहा है समझ? तो नॉन सैंपलिंग रिस्क का दायरा बहुत ही बड़ा हो गया। आ रहा है समझ? है ना? अभी अपन लोग सैंपल निकालने के भी तरीके डिस्कस करेंगे वैसे, ठीक है ना? लाइक एन ऑडिटर में रीच एन एररोनियस कंक्लूजन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सब इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। वो गलत प्रोसीजर लगा रहा है, तो सैंपल कितने भी ले ले गलत ही लगा रहा है ना, प्रोसीजर ही गलत लगा रहा है, तो नहीं ढूंढ पाएगा। समझ गए कि नहीं? एग्जाम्पल इसकी क्या है? ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है ना, आर एक्सपेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिटर ने इन्वेंट्री काउंट अटेंड ही नहीं किया। उसने सोचा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। ये कौन सा रिस्क हो गया कि भाई तेरे जो प्रोसीजर है उसमें तो डिटेक्ट नहीं हो रहा, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है भी तो। हम ये नहीं बोल रहे मिस स्टेटमेंट है, बट तेरे प्रोसीजर तो नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। अरे भाई WIP ज्यादा है तो जाके चेक करो, नहीं आ रहा समझ? इन्वेंट्री काउंट अटेंड करो, बोल तो रहा है साइजेबल है, नहीं आया समझ? क्लियर है? ये एग्जाम्पल हो गया काय का? डिटेक्शन रिस्क का ओवरऑल। अब इसको सैम्पलिंग बोल सकते हो, नॉन सैम्पलिंग बोल सकते हो, है ना? अब ऑडिटर हैज ऑडिटेड रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स, बाय टेकिंग सैंपल, है ना? बट रिस्क है कि सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो। बकवास मतलब तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ चाहिए? बोलो, ये क्लियर है? ऑडिटर के हाथ में सिर्फ क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और वो उसके पास नहीं होता। डिटेक्शन रिस्क को वो कैसे कम कर सकता है? ये लिखा हुआ है प्रॉपर, ये समझ में आ रहा है? ये नोट्स में बहुत बहुत बेटर दिया हुआ है। क्लियर है? ये देखो ये ऐसे दिया हुआ, समझ गए? है ना? चलो, अब ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, ऑडिट रिस्क एक टेक्निकल टर्म है जो कि ऑडिट के प्रोसेस से रिलेटेड है। ये इट डज नॉट रिफर टू ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क सच एज लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और अदर इवेंट्स अराइजिंग इन कनेक्शन ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से समझना, ऑडिट रिस्क क्या है? नैरो टर्म है जो सिर्फ किसकी बात कर रहा है कि ऑडिटर ने ऑडिट किया और उसका उसमें बोल दिया कि अनमॉडिफाइड है, जबकि लेकिन फिर भी क्या निकला? अरे मतलब मटेरियल स्टेटमेंट थे उसमें, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिस्क तो ये भी है ना कि गलत ऑडिट कर दिया तो पूरा नाम खराब हो जाएगा। क्या ये ऑडिट रिस्क है? नहीं, नहीं नहीं, मतलब यहाँ जो ऑडिट रिस्क की जो डेफिनेशन है उसमें वो रिस्क इंक्लूडेड नहीं है जो उसका नाम खराब होने से हो रहा है। नहीं आया समझ में? क्लियर है? गलत ऑडिट करने के कारण सुटाई हो गई तुम्हारी, आ रहा है समझ में? ठीक है, लोगों ने आके कुचल दिया तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल कुछ भी बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को कि ऑर्डर की गलती। न्यूज वाले बोल देते तो लोग मान लेते, नहीं बोले हो तो नहीं मान, जो पता भी ना चले कि ऑडिटर ऑडिट करता है। आ रहा है समझ? ठीक है ना? लोगों को पता भी नहीं है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो व्यक्ति जब शेयर खरीदता है तो उसको पता भी है कि उसका ऑडिट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है और किन चीजों का ध्यान रख करके करता है। किसी को नहीं पड़ेगा, सब हवा में रिस्क ले रहे हैं। आ रहा है समझ? ये सबका ध्यान सरकार और कानून सिस्टम ही ले रहा है, समझ लो। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। फॉर पर्पसेस ऑफ essays, audit risk does not include risk that the auditor might express an opinion that the financial statement or material is stated when they are not. ठीक है, दिस रिस्क इज ऑर्डिनरली इनसिग्निफिकेंट। ये बहुत बकवास सी बात है, ये तो बहुत ही बकवास सी बात है। मतलब कह रहे देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से
ऑडिट रिस्क ये तो नहीं ही है कि फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर है और तुमने बोल दिया कि नहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। गलत है तुमने सही बोल दिया, ये ऑडिट रिस्क है। सही है तुम्हारे सैंपल में गलत निकाल गया, तुमको लग रहा है अरे इतनी मटेरियल मिस्टेक हो सकती है, तो तुमने कहा लिख दिया रिपोर्ट में। ये ऑडिट रिस्क नहीं, ये नहीं ऑडिट रिस्क, क्योंकि ये होगा ही नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि मैनेजमेंट जान लगा देगा अपनी। अगर उसने चोरी नहीं की या गलती नहीं की है, तुम्हारे सैंपल में आया, तो मैनेजमेंट पूरे सैंपल ला करके तुम्हारे सामने रख लेगा कि भैया चेक कर लो, नहीं है कोई मिस्टेक, तुम्हारे सैंपल में निकल गई किस्मत खराब थी। नहीं आया समझ में? इसलिए तो बोल रहा है कि ये दिस रिस्क इज ऑर्डिनरली इनसिग्निफिकेंट, ऐसा होता ही नहीं है ना। मतलब तुम समझो कि ऑडिटर बोल दे रहा है कि नहीं ये रिलायबल नहीं है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कोई रिलाय नहीं कर रहा, जबकि वो रिलायबल थे, तो इससे कहीं कोई रिस्क नहीं बढ़ रहा ना, इससे किसी का बुरा नहीं हो जा रहा। नहीं आया समझ में? और ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये तो बहुत गलत ही बात नहीं हो गई। आया समझ में? गलत क्यों बोल देगा किसी, मतलब कोई गलत है उसको तुमने धोखे से सही बोला। सही है फाइनेंशियल सही है, तुमने कि गलत है, मैनेजमेंट थोड़ी ना सुनेगा, मतलब पगला जाएगा मैनेजमेंट। तो गलत होके भी सही सुनना चाहते हैं, तो सही होके तो गलत तो मतलब कभी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना? अच्छा, ऑडिट रिस्क में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये इसमें भी है। ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क, कि ऑडिटर पे केस हो जाएगा, ऑडिटर का नाम खराब हो जाएगा, ये ठीक है ना। और दूसरा कि ये बोल देना कि मिस स्टेटमेंट है जबकि नहीं है, ये ऑडिट रिस्क में इंक्लूड नहीं होता। समझ गए? समझ गए, समझ गए। अब assessment of risk, nature of assessment. Audit risk is a function of material misstatement risk and detection risk, RMM और BR। RMM में दो चीजें हैं, IR CR, क्लियर है? AR इक्वल्स टू IR इंटू CR इंटू DR। ऑडिटर के हाथ में क्या है? DR। DR क्यों कम करना है? क्योंकि AR को कम करना है। कितना कम करना है? एक्सेप्टेबली लो लेवल। अरे सर कहाँ लिखा है ये? ऐसे 200 में। ठीक है? चलो, असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर एंड प्रोफेशनल जजमेंट। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? रिस्क असेसमेंट है ना। ऑडिट रिस्क जो है वो किन से मिलकर बना है? आरएमएम और डीआर। ये असेसमेंट ऑडिटर कैसे करता है? ऑडिट प्रोसीजर लगाता है और अपना जजमेंट लगाता है। अरे सर देखो, मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मैं एंटिटी का जायजा ले रहा हूँ कि यार चांसेस क्या है कि बहुत ज्यादा मिस्टेक हो, वो है क्या? असेसमेंट ऑफ रिस्क। कौन से रिस्क? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अरे समझो, ताकि वो डिटेक्शन रिस्क को प्लान कर ले। डिटेक्शन रिस्क तो प्लान किया जा सकता है ना, डिटेक्शन रिस्क कैन बी प्लान। अरे समझो, ठीक है ना। प्रोफेशनल जजमेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय ऑडिटर्स विद ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब वो ऑडिटर अपना जजमेंट इंजीनियर के बेसिस पे लेगा। हमने क्या बोला? ऑडिटर रिस्क असेस करेगा, समझ में आएगा? रिस्क असेस करेगा और डिटेक्शन रिस्क को प्लान करेगा। कैसे करेगा रिस्क असेस? ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके और जजमेंट लगा करके। प्रोफेशनल जजमेंट लगा के मतलब कैसे आता है प्रोफेशनल? प्रोफेशनल कैसे बोल देते हैं उस जजमेंट को? जब वो व्यक्ति अपनी, कोई व्यक्ति अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, अपनी ट्रेनिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस के बल पे जब वो जजमेंट लेता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल जजमेंट।
इस तरीके से रिस्क असेस किया जाता है। ये बात मॉड्यूल में लिखी हुई है, अरे समझे, इस पैराग्राफ की बात है बस कि एज डिस्कस्ड ऑडिट रिस्क इज फंक्शन ऑफ रिस्क मेटेरियल स्टेटमेंट, it is based on information necessary for the purpose of evidence obtained throughout the audit. Assessment professional judgment का मैटर है rather than precise. देखो ये मत सोचना कि एग्जैक्ट पता लग जाएगा। हम मटेरियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे हैं कि हाँ ऑडिटर ये बता दे कि एकदम 1 करोड़ में कितने रुपए की गलती है, ये नहीं बता सकता है ऑडिटर। 100% चेकिंग कौन होती है? क्लियर है ना? तो प्रोफेशनल जजमेंट को लगा करके, है ना, जो कि उसने अपने ट्रेनिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस के बल पे ऑब्टेन किया है, वो क्या करेगा, उससे उसकी एबिलिटी डेवलप हुई है ताकि वो जजमेंट्स को क्लियर पाए। ऐसा आप महसूस करेंगे जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे ना, तो किसी चीज पे पता चला कि तुम 4 घंटे जूझ गए और फिर कोई सीनियर आया या चार्टर्ड आया, उसने बोला कि हाँ क्या हो गया, ये प्रॉब्लम है, ये फिर वो सॉल्व हो गया। ऐसा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, समझ आ रहा है? ऐसा जनरली हर आर्टिकल के जीवन में एक ना एक बार होता ही है। आ रहा है समझ? उसमें सिर्फ इतना पता है कि जैसे ये वैसी बात हो गई कि भाई जो भी छोटी क्लास के बच्चे हैं, समझ में आ रहा है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व तुम ऐसे ही कर दोगे। पता चला कि वो 1 घंटे से किसी सवाल में परेशान है और तुमने क्यों कर पा रहे हो, तुम उन सवालों को कर चुके हो 50 बार। आ रही है बात समझ में? तो तुम ब्रॉड व्यू तुम्हारे पास है, इसीलिए बस वो जजमेंट क्या हो गया उनका, प्रोफेशनल। तो इसमें ये मत सोचना कि अरे यार हमने भी तो पढ़ाई की है, हमारे तो इतने ज्यादा मार्क्स भी हैं, समझ रहा है? क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो तो प्रैक्टिकली, अब भैया वो 50 जगह देख चुका है, जब 10 जगह ये मिस्टेक निकली तो हर बार पहले आकर के वही चेक करे, वही गलती निकल जाती है। और तुम हो कि तुम एकदम ब्रॉडली चेक कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं अंदाजा लग पा रहा। अरे बात समझ? और लोग अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट नहीं करते, नहीं तो लोग सीख जाए। डॉक्यूमेंट होता है सिर्फ क्या, जो फैक्चुअल नॉलेज और वो सब रहता है ना। अरे समझ? ठीक है, क्लियर है ना? चलो, ऑडिट रिस्क व्हाट इज इंक्लूडेड। तो ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा, यही ऑडिट रिस्क है ना। ये किससे बनता है, आरएमएम और डीआर। क्या इंक्लूड नहीं होता है इसमें, जो ऑडिटर का बुरा हो जाएगा, पर्सनल बुरा हो जाएगा गलत ऑडिट के कारण, वो ऑडिट रिस्क नहीं है। ऑडिटर गलत को, मतलब सही को गलत बोल दे, वो ऑडिट रिस्क नहीं है। क्लियर है? ये चार्ट में बनाना तो बना आ रहा है समझ? क्लियर है ना? बस एक मिनट, सही सब सब डिफाइन हो गया इसमें। क्लियर है ना? चलो इसमें ओवरऑल में ये इंक्लूड कर दिए। अब कंबाइंड क्या आज इतने करें कि ये टॉपिक बहुत भारी है, इसलिए मैं आज जल्दी छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कल कर लें, बट ये पूरा रीड कर लेना। ये वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पार्ट है पूरे ऑडिट, जो भी पढ़ा आप लोगों ने। क्लियर है? ठीक है।